नमस्ते दोस्तों। आज हम समय के उस विशाल और गहरे महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं जहां हमारा अतीत सांस ले रहा है। आज के इस वीडियो में हम भारत की उस महान सभ्यता की कहानी सुनेंगे जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया था। हम जानेंगे कि कैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ईंट और पत्थर से एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो आज भी एक मिसाल है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन अद्भुत शहरों की गलियों में चलेंगे जहां की दीवारें आज भी अपनी भव्यता की गवाही देती हैं। हम उनकी सफाई व्यवस्था, उनके व्यापार और उनकी जीवन शैली के उन रहस्यों को जानेंगे जो आज के विज्ञान को भी हैरान करते हैं। हम राखी घड़ी और सनौली की नई खोजों पर भी बात करेंगे जिन्होंने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। हम यह भी समझेंगे कि आखिर वह कौन सी प्राकृतिक आपदा थी जिसने इस हंसती खेलती सभ्यता को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। यह वीडियो न केवल आपको जानकारी देगा बल्कि आपको भारतीय होने पर एक गहरा गर्व भी महसूस कराएगा। अगर आप भी भारत के इस स्वर्णिम इतिहास को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और खोलते हैं इतिहास का वह दरवाजा जो हमें हमारी जड़ों तक ले जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी अंधकार में जी रहे थे। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक नई सुबह हो रही थी और मानव सभ्यता अपनी अंगड़ाई ले रही थी। सिंधु और सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो शांति और सहयोग पर आधारित था। यह वह दौर था जब इंसान ने पहली बार जंगलों और गुफाओं से बाहर निकलकर व्यवस्थित शहरों में रहना शुरू किया था। हम अक्सर मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के मंदिरों की बात करते हैं और उनकी भव्यता पर चर्चा करते हैं, लेकिन विस्तार और नागरिक सुविधाओं के मामले में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उन सभी से कहीं आगे और कहीं ज्यादा विकसित थी। इसका क्षेत्रफल इतना विशाल था कि इसमें आज का पूरा पाकिस्तान और भारत के कई बड़े राज्य समा सकते थे। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में अरब सागर के तट तक इस सभ्यता का परचम लहराता था। पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में गंगा यमुना के दोआब तक इसके निशान आज भी मिलते हैं। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका था, जो उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से कई गुना बड़ा था। इतने बड़े भूभाग में फैली होने के बावजूद इस सभ्यता में एक गजब की एकरूपता और अनुशासन देखने को मिलता है। आप चाहे हड़प्पा चले जाएं या मोहनजोदड़ो या फिर लोथल, हर जगह आपको एक जैसी ईंटें और एक जैसा नगर नियोजन मिलेगा। यह बताता है कि उस समय भी हमारे पास एक केंद्रीय सत्ता या एक मजबूत सामाजिक ढांचा था जो सबको जोड़कर रखता था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी महान सभ्यता सदियों तक धूल की परतों के नीचे दबी रही और हमें इसका पता भी न चला। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और एक तरह से हमारे लिए थोड़ी दर्दनाक भी है। 19वीं सदी के मध्य में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहां काम कर रहे अंग्रेज इंजीनियरों को रास्ते में ईंटों के कुछ पुराने टीले मिले जो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। उन्हें लगा कि यह कोई पुराना खंडहर है और उन्होंने उन ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह बिछा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी और बेशकीमती धरोहरों में से एक को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह हड़प्पा शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी अज्ञानता और लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जो कभी वापस नहीं आ सकता। इसके कई दशकों बाद जब दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई शुरू की, तब सच सामने आया। सन 1921 में जब पहली बार हड़प्पा की मोहरें और दीवारें दुनिया के सामने आईं, तो इतिहासकार सन्न रह गए। उस समय सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से नहीं, बल्कि उससे हजारों साल पहले शुरू होता है। इस खोज ने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। यह साबित हो गया कि भारत केवल वेदों और ऋषियों की भूमि नहीं है, बल्कि यह दुनिया की पहली नगरीय क्रांति का जन्मदाता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका अद्भुत और सटीक नगर नियोजन था, जो आज भी बेमिसाल है। अगर आप उस समय के किसी शहर के नक्शे को देखें, तो आपको लगेगा कि इसे किसी आधुनिक टाउन प्लानर ने डिजाइन किया है। शहरों की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी या बेतरतीब नहीं थीं, बल्कि वे एकदम सीधी रेखा में बनी हुई थीं। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं
और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। इस तरह की ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल करना उस समय के लोगों की गणितीय और ज्यामितीय समझ का प्रमाण है। मुख्य सड़कें बहुत चौड़ी होती थीं, जो लगभग 30 फीट तक चौड़ी थीं, ताकि दो बैलगाड़ियां आसानी से आ जा सकें। हवा की दिशा का भी ध्यान रखा जाता था, ताकि हवा चलने पर सड़कें अपने आप साफ हो जाएं और धूल उड़कर बाहर चली जाए। गलियों का निर्माण भी बहुत सोच समझकर किया गया था, ताकि हर घर को मुख्य सड़क से आसानी से जोड़ा जा सके। सड़कों के किनारे पक्के कूड़ेदान रखे जाते थे, जो बताते हैं कि वे लोग सफाई को लेकर कितने ज्यादा सजग थे। शहरों को आमतौर पर दो प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता था, जिसे दुर्ग और निचला शहर कहा जाता था। पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचे चबूतरे पर दुर्ग बना होता था, जहां शायद शहर के प्रशासनिक अधिकारी या पुरोहित रहते थे। इस दुर्ग के चारों ओर एक मजबूत और ऊंची दीवार होती थी, जो बाढ़ और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती थी। निचले शहर में आम जनता रहती थी, जहां व्यापारी, शिल्पकार और किसान अपने परिवारों के साथ शांति से जीवन बिताते थे। निचला शहर भी दीवार से घिरा होता था और उसमें प्रवेश करने के लिए बड़े-बड़े द्वार बने होते थे। रात के समय शायद इन द्वारों को बंद कर दिया जाता था, ताकि जंगली जानवरों या चोरों से शहर की रक्षा की जा सके। अब बात करते हैं उन ईंटों की, जिन्होंने इस सभ्यता को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा और अमर बना दिया। सिंधु घाटी के लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसा कि उस समय की अन्य सभ्यताओं में होता था। वे ईंटों को भट्ठों में बहुत उच्च तापमान पर पकाते थे, जिससे वे पत्थर जैसी मजबूत और टिकाऊ हो जाती थीं। यही कारण है कि 5000 साल बीत जाने के बाद भी वे ईंटें आज भी सही सलामत हैं और इतिहास की गवाही दे रही हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो इन ईंटों का अनुपात है, जो पूरी सभ्यता में एक समान पाया गया है। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 4-2 और 1 का होता था, जो बहुत ही वैज्ञानिक है। चाहे आप कश्मीर के मांडा में हों या दक्षिण के दायमाबाद में, आपको हर जगह यही मानक ईंटें देखने को मिलेंगी। यह बताता है कि उस समय नापतोल और निर्माण के नियम पूरे साम्राज्य में कितनी कड़ाई से लागू किए जाते थे। घरों की बनावट भी बहुत ही रोचक और आरामदायक होती थी, जो वहां के मौसम के अनुकूल थीं। अधिकतर घर 2 मंजिला होते थे और ऊपर जाने के लिए पक्की और मजबूत सीढ़ियां बनी होती थीं। हर घर के बीच में एक बड़ा खुला आंगन होता था, जो घर का केंद्र बिंदु होता था। आंगन में परिवार की महिलाएं काम करती थीं और बच्चे खेलते थे, और यहीं पर परिवार के लोग इकट्ठा होते थे। कमरे आंगन के चारों ओर बने होते थे, ताकि हर कमरे में पर्याप्त रोशनी और ताजी हवा पहुंच सके। रसोई घर अक्सर एक कोने में होता था, ताकि धुएं से घर के बाकी हिस्सों को बचाया जा सके। घरों में खिड़कियां बहुत कम होती थीं, और जो होती थीं वे भी काफी ऊंचाई पर बनाई जाती थीं। सबसे खास बात यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। दरवाजे हमेशा पीछे की पतली गलियों में खुलते थे, ताकि सड़क की धूल और शोर शराबे से घर के अंदर शांति बनी रहे। यह निजता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें बताता है कि वे अपनी प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते थे। हर घर में अपना एक निजी कुआं होता था, ताकि परिवार के लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। मोहनजोदड़ो में तो लगभग 700 कुएं मिले हैं, जो दुनिया के किसी भी प्राचीन शहर में सबसे ज्यादा हैं। इतने सारे कुएं यह बताते हैं कि वहां पानी की कोई कमी नहीं थी और हर नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध था। अब आते हैं उस विषय पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जाती है। वह है उनकी अद्वितीय जल निकासी प्रणाली, यानी ड्रेनेज सिस्टम, जो आज भी कई शहरों के लिए एक सपना है। आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे हजारों साल पहले ही हकीकत में बदल दिया था। हर घर में एक स्नानागार यानी बाथरूम होता था, जिसका फर्श पक्की ईंटों से बहुत ही सलीके से बनाया जाता था। फर्श में ढलान का विशेष ध्यान रखा जाता था, ताकि पानी कहीं जमा न हो और आसानी से बहकर निकल जाए। घर का गंदा पानी मिट्टी के पाइपों या छोटी नालियों के जरिए गली की मंझोली नाली में जाता था। गली की नालियां फिर शहर की मुख्य नाली में मिल जाती थीं, जो शहर के बाहर गंदे पानी को ले जाती थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सभी नालियां ढकी हुई होती थीं और खुली नहीं छोड़ी जाती थीं। नालियों को ढकने के लिए बड़ी बड़ी ईंटों या पत्थर की सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें जरूरत पड़ने पर हटाया जा सकता था। वे लोग जानते थे कि खुला गंदा पानी मक्खी, मच्छर और बीमारियां फैला सकता है, इसलिए वे इसे ढक कर रखते थे। नालियों की सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर मैनहोल बनाए गए थे, ताकि सफाई कर्मचारी अंदर उतरकर कचरा निकाल सकें।
मैनहोल का यह कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है, जो उनकी आधुनिक सोच को दर्शाता है। नालियों के मोड़ पर और संगम पर कचरा छानने के लिए विशेष गड्ढे यानी सोक पिट बनाए गए थे। इन गड्ढों में ठोस कचरा नीचे बैठ जाता था और केवल पानी ही आगे बहता था, जिससे नालियां चौक नहीं होती थीं। इतनी बारीकी से सोची गई सफाई व्यवस्था उस समय दुनिया के किसी और कोने में तो क्या कई आधुनिक शहरों में भी नहीं मिलती। यह बताता है कि हमारे पूर्वज केवल अपनी व्यक्तिगत सफाई नहीं, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, उनकी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। यह एक बड़ा आयताकार कुंड था, जो शायद किसी धार्मिक या सार्वजनिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में पक्की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जो बहुत ही चौड़ी थीं। कुंड के फर्श को वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा गया था और उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर है, जो आज भी अपनी मजबूती की कहानी कह रहा है। कुंड के पास ही कपड़े बदलने के लिए छोटे कमरे बने हुए थे, जो बताते हैं कि वे मर्यादा का भी ध्यान रखते थे। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक बड़ा कुआं था और गंदे पानी को निकालने के लिए एक बड़ी नाली भी थी। यह व्यवस्था बताती है कि वे लोग सार्वजनिक स्वच्छता और धार्मिक अनुष्ठानों को कितना महत्व देते थे। अब चलिए गुजरात के धोलावीरा शहर की यात्रा करते हैं, जो जल संरक्षण का एक अद्भुत उदाहरण है। धोलावीरा एक ऐसे सूखे इलाके में बसा था जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था और हर बूंद का महत्व था। वहां के लोगों ने प्रकृति के सामने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से पानी को सहेजना सीखा। उन्होंने शहर के चारों ओर विशाल जलाशयों की एक श्रृंखला बनाई, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करती थी। ये जलाशय आपस में जुड़े हुए थे और ढलान के आधार पर बनाए गए थे, ताकि पानी अपने आप बहता रहे। उन्होंने छोटी बरसाती नदियों पर चेक डैम बनाए और पानी का रास्ता बदलकर उसे शहर के टैंकों तक पहुंचाया। पत्थर को काटकर बनाए गए ये टैंक इतने विशाल थे कि इनमें लाखों लीटर पानी महीनों तक जमा रह सकता था। पानी को छानने और साफ करने के लिए भी उन्होंने फिल्टर सिस्टम लगा रखा था, ताकि पीने का पानी शुद्ध रहे। धोलावीरा का यह जल प्रबंधन मॉडल आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति को समझें, तो रेगिस्तान में भी जीवन को हरा भरा बनाया जा सकता है। धोलावीरा में एक बड़ा स्टेडियम भी मिला है, जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। यह शायद किसी खेल उत्सव या सार्वजनिक समारोह के लिए इस्तेमाल होता होगा, जो उनके सामाजिक जीवन को दर्शाता है। वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मिला है, जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, जो जिप्सम या किसी सफेद पेस्ट से बने थे। इसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है और यह किसी मुख्य द्वार पर लगा रहा होगा। हालांकि इन अक्षरों का क्या मतलब है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ किसान या मजदूर नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही कुशल और साहसी व्यापारी भी थे। उनका व्यापार नेटवर्क इतना विशाल था कि वे समुद्र पार करके सुदूर देशों तक जाते थे और भारत का सामान बेचते थे। गुजरात का लोथल शहर दुनिया का सबसे पुराना झांत बंदरगाह शहर माना जाता है, जहां जहाजों का आना जाना लगा रहता था। यहाँ ईंटों से बना एक विशाल डॉकयार्ड मिला है, जहां ज्वार के समय जहाज आकर लंगर डालते थे। इस डॉकयार्ड को बनाने में ज्वार भाटा के विज्ञान और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का बहुत ही चतुरता से इस्तेमाल किया गया था। जहाजों को अंदर रोकने के लिए और पानी का स्तर बनाए रखने के लिए लॉक गेट सिस्टम का इस्तेमाल होता था। यहाँ से हमारे व्यापारी सूती कपड़े, मसाले, हाथी दांत की बनी चीजें और कीमती मनके बाहर भेजते थे। बदले में वे सोना, चांदी, टिन और फिरोजा जैसे कीमती पत्थर दूसरे देशों से लेकर आते थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में मिली सिंधु घाटी की मोहरें हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा सबूत हैं। मेसोपोटामिया के पुराने मिट्टी के लेखों में भारत के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मेलुहा का मतलब है नाविकों का देश या काली मिट्टी का देश, जो हमारी पहचान को दर्शाता है। सुमेरियन राजाओं के लेखों में लिखा है कि मेलुहा के जहाज उनके बंदरगाहों पर सोना और कीमती लकड़ियां लेकर आते थे। यह बताता है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी और हम दुनिया के बाजार में कितना महत्व रखते थे। व्यापार में लेन देन को सुगम बनाने के लिए मुहरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक तरह की पहचान पत्र थीं। ये मुहरें आमतौर पर सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थीं और उन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की जाती थी।
इन मोहरों पर एक सींग वाला गैंडा, हाथी, बाघ, सांड और मगरमच्छ जैसे जानवरों के चित्र बने होते थे। सबसे रहस्यमय वो मुहर है जिस पर एक सींग वाला जानवर बना है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कोई काल्पनिक जानवर था, जबकि कुछ इसे गैंडा मानते हैं। इन मुहरों के ऊपर कुछ चित्रात्मक लिपि में लिखा भी होता था, जिसे आज तक कोई भी विद्वान पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन हमारे इतिहास के कई और नए और चौंकाने वाले पन्ने खुल जाएंगे। नापतोल के लिए वे लोग पत्थर के बाटों का इस्तेमाल करते थे, जो बहुत ही सटीक और मानकीकृत होते थे। ये बाट घनाकार होते थे और इनका वजन 16 के अनुपात में बढ़ता था, जैसे 16, 64, 160 इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 16 का अनुपात भारत में हजारों सालों तक चलता रहा और हमारी रगों में बस गया। कुछ दशक पहले तक हमारे देश में 16 आने का 1 रुपया होता था, जो इसी प्राचीन परंपरा की देन है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हजारों सालों से बिना किसी रुकावट के चली आ रही हैं। तराजू के पलड़े भी खुदाई में मिले हैं, जो तांबे या कांसे के बने होते थे और बहुत ही संतुलित होते थे। अब बात करते हैं वहां के लोगों के रहन सहन, खान पान और उनकी जीवन शैली के बारे में, जो बहुत ही उन्नत थी। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही शांतिप्रिय थे और वे हिंसा या युद्ध में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। पूरी खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं और जो मिले हैं वे भी शिकार या आत्मरक्षा के लिए लगते हैं, न कि युद्ध के लिए। वहां कोई बड़े महल या किले नहीं मिले जो किसी क्रूर राजा या तानाशाही शासन की ओर इशारा करते हों। ऐसा लगता है कि वहां का समाज व्यापारियों और विद्वानों के द्वारा आपसी सहमति और सहयोग से चलाया जाता था। वे लोग फैशन और सुंदरता के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे और सजने संवरने में काफी समय बिताते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे और खुद को सजाकर रखते थे। सोने, चांदी, तांबे, शंख और कीमती पत्थरों से बने गहने वहां आम तौर पर पहने जाते थे। गले के हार, चूड़ियां, अंगूठियां, बाजूबंद और कर्णफूल यानी कानों के झुमके बहुत लोकप्रिय थे और हर वर्ग के लोग पहनते थे। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति में उसके हाथ चूड़ियों से भरे हुए दिखाए गए हैं। यह चूड़ियां आज भी गुजरात और राजस्थान की आदिवासी महिलाओं के हाथों में हूबहू वैसी ही देखी जा सकती हैं। वे लोग काजल लगाते थे और सुरमा का इस्तेमाल आंखों को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए करते थे। हाथी दांत की बनी बारीक कंघियां और तांबे के दर्पण यानी शीशे वहां के लोगों के ड्रेसिंग टेबल का हिस्सा थे। पुरुष अपनी दाढ़ी और बालों को बहुत ही सलीके से सेट करके रखते थे, जो उनकी ग्रूमिंग सेंस को दिखाता है। एक पुरोहित राजा की मूर्ति में उन्हें एक शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जिस पर तिप्तियां यानी फूलों की कढ़ाई की गई है। यह बताता है कि उस समय कपड़ा बुनने और उस पर डिजाइन बनाने की कला बहुत ही ऊंचे स्तर पर थी। दुनिया को कपास और सूती कपड़ा देने का श्रेय भी भारत की इसी महान सभ्यता को जाता है। जब दुनिया के बाकी लोग जानवरों की खाल या पेड़ों की छाल पहन रहे थे, तब हम सूती वस्त्रों का आनंद ले रहे थे। वे लोग कपड़ों को रंगना भी जानते थे और तरह तरह के प्राकृतिक रंगों और इंडिगो का इस्तेमाल करते थे। चनहूदड़ों और लोथल में मनके बनाने की फैक्ट्रियां मिली हैं, जहां पत्थरों को तराशकर सुंदर मोती बनाए जाते थे। खास तौर पर लाल रंग के कार्नेलियन पत्थर के मनकों की पूरी दुनिया में बहुत भारी मांग थी। इन पत्थरों में इतना बारीक छेद किया जाता था कि आज की आधुनिक मशीनों के बिना ऐसा करना लगभग असंभव लगता है। बच्चों के बचपन को खुशहाल और यादगार बनाने के लिए भी वहां का समाज बहुत संवेदनशील था। खुदाई में मिट्टी के बने हजारों खिलौने मिले हैं, जो बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए थे। इनमें सीटी बजाने वाले पक्षी, सिर हिलाने वाले बैल और पहियों वाली छोटी गाड़ियां शामिल हैं। कुछ खिलौने तो ऐसे हैं जिनमें धागा खींचने पर बंदर पेड़ पर चढ़ता है या बैल अपना सिर हिलाता है। ये खिलौने बताते हैं कि वे लोग अपने बच्चों की खुशी का कितना ख्याल रखते थे और कितने रचनात्मक थे। मनोरंजन के लिए वे लोग शतरंज जैसा एक खेल खेलते थे, जिसे चतुरंग का पूर्वज माना जा सकता है। पासे का खेल भी वहां बहुत लोकप्रिय था और इसके कई सबूत अलग अलग शहरों से मिले हैं। अब जरा उनकी रसोई और खान पान पर एक नजर डालते हैं कि वे लोग क्या खाते थे। वे लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर करते थे। गुजरात के कुछ इलाकों में बाजरे और चावल की खेती के भी पक्के सबूत मिले हैं। खेत जोतने के लिए वे लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे, जो बैलों द्वारा खींचा जाता था। कालीबंगा में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो दुनिया में अपनी तरह के सबसे पुराने खेत के निशानों में से एक हैं। वे एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने की तकनीक यानी मिश्रित खेती भी जानते थे।
भोजन में वे दूध, दही, घी और फलों का भरपूर इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। वे लोग मांसाहारी भी थे और नदी की मछली तथा पालतू जानवरों का मांस भी खाते थे। हालिया वैज्ञानिक शोधों में उनके बर्तनों में हल्दी, अदरक और लहसुन के रासायनिक अंश मिले हैं। इसका मतलब है कि हम जो तड़के वाली करी आज बड़े चाव से खाते हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। हरियाणा के राखीगढ़ी और फरमाना में तंदूर जैसे मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। ये चूल्हे बताते हैं कि तंदूरी रोटी और नान का स्वाद वे लोग 5000 साल पहले भी ले रहे थे। मिठास के लिए वे शहद का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था। धर्म और आध्यात्म की बात करें तो वे लोग प्रकृति की शक्तियों और अदृश्य ताकतों की पूजा करते थे। वहां कोई भव्य मंदिर या मूर्ति पूजा के बड़े स्थल तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी आस्था के प्रतीक आज भी हमारे साथ हैं। पशुपति महादेव की मुहर भगवान शिव का सबसे पुराना और आदि रूप मानी जाती है। इस मुहर में एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर हाथी, बाघ और गैंडा जैसे जानवर बने हुए हैं। यह योग की प्राचीनता को भी सिद्ध करता है कि योग हमारी संस्कृति में कितना गहरा और पुराना है। मातृ देवी की मूर्तियां यह बताती हैं कि वे शक्ति की पूजा करते थे और धरती को मां मानकर उसका सम्मान करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा करना और स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह बनाना वहीं से शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। कालीबंगा और लोथल में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो बताती हैं कि वे हवन और यज्ञ जैसे अनुष्ठान करते थे। वे मृतकों का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान और विधि विधान के साथ करते थे। कुछ जगहों पर शवों को दफनाया जाता था और उनके साथ बर्तन, आईना और गहने रखे जाते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इसलिए वे जरूरत का सामान साथ रखते थे। शवों का सिर आम तौर पर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था, जो प्रथा आज भी हिंदू धर्म में मानी जाती है। कुछ जगहों पर कलश समाधान यानी शव को जलाने के बाद राख को बर्तन में रखकर दफनाने के भी सबूत मिले हैं। सनौली में मिले रथ और तलवारें यह बताती हैं कि वे लोग योद्धा भी थे और अपनी रक्षा करना जानते थे। राखी घड़ी की हालिया खोजों ने आर्यन आक्रमण के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज और ध्वस्त कर दिया है। वहां मिले कंकालों के डीएनए टेस्ट से पता चला है कि उनका जेनेटिक संबंध आज के भारतीयों से ही है। इसका मतलब है कि हम बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हम यहीं के मूल निवासी हैं और यही हमारी मातृभूमि है। आर्यों के बाहर से आने और हमला करने की कहानी अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया एक झूठ था, जिसे अब विज्ञान ने नकार दिया है। सिंधु घाटी के लोग ही वैदिक लोग थे और उन्होंने ही शायद वेदों की आरचाओं को रचा होगा। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर ही हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया होगा जो आज भी हमें आलोकित कर रहा है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इतने भरे पूरे शहर आखिर वीरान क्यों हो गए और लोग अपने घरों को छोड़कर कहां चले गए? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई प्राकृतिक कारणों का मिला-जुला असर था। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और मानसून का कमजोर पड़ना था। करीब 4000 साल पहले बारिश कम होने लगी और भयंकर सूखा पड़ने लगा, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की जान और मां थी, वह भूगर्भीय हलचलों के कारण सूखने लगी। हिमालय से आने वाला पानी कम हो गया और नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। नदी के सूखने से लोगों के लिए पीने के पानी और सिंचाई का गहरा संकट खड़ा हो गया। वे शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बिना पानी के शहर का टिक पाना नामुमकिन था। सिंधु नदी ने भी अपना रास्ता बदल लिया, जिससे कई शहर बाढ़ में डूब गए या पानी से बहुत दूर हो गए। व्यापार में भी भारी गिरावट आने लगी, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उस समय कमजोर पड़ रही थी। धीरे धीरे लोग बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व की ओर गंगा और यमुना के हरे भरे मैदानों में बसने लगे। यह कोई एक दिन या एक साल की घटना नहीं थी, बल्कि यह पलायन सैकड़ों सालों तक धीरे धीरे चलता रहा। शहर उजड़ गए और लोग ग्रामीण जीवन की ओर लौट आए, जिससे वह नगरीय व्यवस्था खत्म हो गई। लिखने की कला और नगर नियोजन का ज्ञान कुछ समय के लिए खो गया, लेकिन संस्कृति की आत्मा जीवित रही। भले ही शहर खत्म हो गए और इमारतें ढह गईं, लेकिन वह संस्कृति कभी नहीं मरी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसका रूपांतरण हुआ और वह नए रूप में ढल गई। आज भी जब हम किसी गांव में बैलगाड़ी देखते हैं, तो वह हड़प्पा की खिलौना गाड़ी जैसी ही दिखती है। आज भी महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, जो वहां की मूर्तियों में भी साफ दिखता है। नमस्ते करने का तरीका और योग की मुद्राएं उसी 5000 साल पुरानी विरासत का हिस्सा हैं। कुम्हार जो बर्तन आज चाक पर बनाता है, उसकी तकनीक और डिजाइन
हजारों साल पुराने हैं। हम उन्हीं महान लोगों के वंशज हैं और वह रक्त आज भी हमारी धमनियों में पूरे वेग से बह रहा है। यह इतिहास हमें यह आत्मविश्वास देता है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और आविष्कारक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जड़ें इतनी गहरी और इतनी मजबूत हैं जो समय की आंधी में भी नहीं उखड़ी। आज जब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, तो हमें अपने उस अतीत से सीखना होगा। हमें उस वैज्ञानिक सोच और प्रकृति प्रेम को फिर से अपनाना होगा जो हमारे पूर्वजों के जीवन का आधार था। सिंधु घाटी सभ्यता महज इतिहास की एक किताब का अध्याय नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का जीवित प्रमाण है। यह गाथा हमें बताती है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालना और फिर से खड़ा होना जानते हैं। इन ईंटों और पत्थरों के नीचे दबी कहानियां हमें बुला रही हैं कि हम अपनी विरासत को पहचानें। हर भारतीय के दिल में उस दौर की एक धड़कन आज भी मौजूद है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। हमें अपनी इस अनमोल धरोहर को सहेजना होगा और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताना होगा। इतिहास केवल अतीत नहीं होता, बल्कि वह भविष्य की नींव होता है जिस पर हम अपना कल बनाते हैं। सिंधु घाटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सतत विकास और प्रकृति के साथ तालमेल ही जीवन का सही मंत्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अपने पूर्वजों की यह अद्भुत और रोमांचक कहानी जो गर्व से भर देती है? हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपके मन में अपने इतिहास के प्रति एक नई सम्मान की भावना जगाई होगी। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतिहास के गर्भ में अभी भी बहुत से राज छिपे हुए हैं। जैसे जैसे नई खोजें होंगी, हम आपके लिए और भी नई और रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है और आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करेंगे, तो यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।